शादी कब हुई? वो 2010 में। और खत्म कब हुई? 2014 में। बेटी कब पैदा हुई? दिसंबर 2013 में। उसकी डेथ कब हुई? मई 2014। क्या हुआ था उसे? पता नहीं, अपना पेट खराब हो गया था बस। 6 साल पहले एक ही साल 2 बार। 6 साल पहले एक ही साल में 2 बार इकट्ठे लेकर गई? नहीं, वक्फे वक्फे से। What I'm missing, what I'm missing. मैडम, आपने भी फैसला कर ही लिया है कि सोने नहीं देना। क्या मिलेगा आपको? क्या करोगी सो के? जेल से बाहर हो अभी तो जागती रहो, जेल के अंदर तो फिर नींद ही नींद है। बेटी की डेथ कब हुई और कैसे हुई? बस बीमार हो गई थी, पता भी नहीं चला, समझ ही नहीं आया उस वक्त क्या हुआ। किसी हॉस्पिटल तो लेकर गई होगी ना? बीमार थी वो? कहाँ लेकर गई थी? आप मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? हकीम फारूक ने 2014 में जहर की 2 डोजेस दी थी तुम्हें, एक फेब में, दूसरी मई में। फेब में तुमने फुरकान को मारा, मई में किसको मारा? अपनी बेटी को। कोई माँ अपनी बेटी को जहर क्यों देगी? ये तो पूछ रही हूँ, तुमने अपनी बेटी को जहर दिया कि नहीं? बकवास कर रही हैं आप, और झूठ बोल रहा है हकीम फारूक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अदालत से तुम्हारी बेटी की कब्र कुशाई के लिए, ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सके, उसे निकाला जाएगा। नहीं करने दूंगी मैं अपनी बेटी की कब्र कुशाई। हाथ भी नहीं लगाने दूंगी अपनी बेटी की कब्र को। 6 माह की बच्ची थी वो, क्या मिलेगा? सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि उसकी नेचुरल डेथ थी या फिर वो जहर से मरी। हाथ नहीं लगाने दूंगी अपनी बेटी को, हाथ लगाने दूंगी मेरी बेटी की कब्र को नहीं। मैडम प्लीज, प्लीज नहीं। तो फिर बता दो, जरिश को, असलम को, नासिर को, फुरकान को किसने मारा और क्यों? मैंने मारा, सबको मैंने मारा। और नूर को? उसको भी मैंने मारा, लेकिन उसकी कब्र कुशाई ना करे। उसको बहुत दर्द होगा मैडम, उसको पहले भी बहुत दर्द होगा। क्यों मारा तुमने उसे? बाबरा नूर को क्यों मारा तुमने? मैंने नूर को मारा।
खबरदार आज के बाद अपनी माँ से बदतमीजी की तो कान उधेड़ के रख दूंगा मैं। जिंदगी में पहली दफा मैंने कत्ल का तब सोचा जब मेरे बाप ने मेरी सौतेली माँ के लिए मुझे पहला थप्पड़ मारा था। मुझे तब पता चला था कि मेरी माँ मर गई है, लेकिन वो सिर्फ अकेली नहीं मरी थी, उसके साथ मेरा बाप भी मर गया था। बतूल, बतूल, उल्लू की पट्टी नीचे आ। बतूल, मेरी आवाज नहीं सुन रही? आ लेने दे तेरे बाप को, बताती हूँ मैं उसको। बचपन में मैंने इतनी गालियां सुनी थी कि वो बास गश्त की तरह मेरे साथ साथ भागती थी। मार कुटाई तो खैर नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ खुराक की तरह मिलती थी, चाहे खाना मिले या नहीं। घर से भागना शुरू कर दिया मैंने, किसी ऐसी जगह जहां पर बतूल को कोई प्यार करता हो। पर जब अपने प्यार नहीं करते ना, और खैर प्यार करते हैं, तो बड़ी तबाहियां होती हैं। मेरे साथ भी बड़ी तबाही हुई। प्यार के नाम पर जो हो रहा था उसको मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे लगा दिल शायद ऐसे ही जीतते हैं। बचपन में ही बड़ी हो गई थी। आ गई तू? हाँ हाँ, इधर आ जरा। तो आवारा गर्दी करके आ गई, बताती हूँ तेरे बाप को। तू उधर चांद चढ़ा के आई है ना? हाँ? क्या क्या देख रही है मुझे? बताओ बताओ, क्या करूँ मैं तेरा? हाँ, तो बस रोज रात को बैठकर मैं लिखा करती कि मुझे किस किस को कत्ल करना है। सबसे ऊपर मैंने अपने बाप का नाम ही लिखा था। फिर मैंने अपनी सौतेली माँ को कत्ल करना था, मोहल्ले के दूध वाले को, नुक्कड़ के पान वाले को, गली के सारे लड़कों को, जावेद के अलावा। हमारे मोहल्ले में रहता था वो, दूसरों से अलग था, हाथ नहीं पकड़ता था। छूता भी नहीं था, कुछ और भी करने की कोशिश नहीं करता था। बस कहता था इधर उधर मत फिरा करो। ये भी कहता कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बताया करो। और मेरे पास जेब खर्च नाम की कोई चीज नहीं होती। गालम गलोच का अंबार था। सारा दिन कपड़े बर्तन धोते धोते मुझे जब मौका मिलता तो मैं जावेद के साथ डेटिंग करती। उसके पास पैसे होते थे, मुझे जीभ भर के खाना खिलाता था, मेरी पसंद की चीजें लाता था। और उस वक्त मुझे लगता बस यही प्यार है। मेरे कहने पर उसने मेरे घर रिश्ता भेजा,
माँ बाप ने इनकार किया तो घर से भाग गई। मैंने सोचा था कि दोज़ख से जन्नत में आ गई हूं, लेकिन पहले ही दिन पता चल गया कि वो भी दोज़ख ही है। सिर्फ मकान नंबर और गली नंबर बदला है, मेरी जिंदगी नहीं। जावेद के घर में मैंने पहली दफा काम करना शुरू किया। ब्यूटिशियन का काम सीखा अपने इखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि अब जावेद शौहर बन चुका था तो उसके पास मेरे लिए पैसे खत्म हो गए थे। और मैं तो अब ख्वाब देखना शुरू हुई थी। सोचती थी ब्यूटिशियन बन गई हूं, अब मॉडल बनूंगी, एक्टिंग करूंगी, स्टार बनूंगी। स्टार बनने की ख्वाहिश भी ना बड़ी शय होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू फोटो शूट करवा के आई है बगैर? जावेद दिल का बड़ा अच्छा था, जुबान का बुरा और कान का कच्चा। प्यार करता था मुझसे, लेकिन मेरे बारे में इतना कुछ सुन लेता था कि प्यार धुआं बनकर उड़ जाता। जो रह जाता वो वही गाली, मुक्के, घूंसे। वो तो मैं बचपन से खाती आ रही थी और मुझ पर उसका बिल्कुल असर नहीं होता था, दर्द भी नहीं होता था। बेइज्जती तो खैर मैंने कभी महसूस नहीं की, लेकिन तब मैंने सोच लिया था जिंदगी अपनी तरह से जीनी, उसकी तरह से नहीं। लेकिन ऐसा होता कैसे कि बतूल कुछ सोचती और वो हो जाता। जब सब प्लान करके बैठी थी तो नूर आ गई। और जब नूर आई तो मैं सब कुछ भूल गई। मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, अपना आप, सब कुछ। बस याद था तो बेटी और कुछ ख्वाब थे तो बस उसके लिए। लेकिन फिर आ गया फुरकान, एक पुराना दोस्त था जो ब्लैकमेलर बन के आया। अगर तुम मुझसे मिलोगी नहीं तो तुम्हारी सारी वीडियोस जावेद के पास जाएंगी, और अगर पैसे नहीं दोगी तो भी ऐसा ही होगा। तो तय कर लो बतूल, क्या करना है तुमने? तो बस मैंने तय कर लिया जो भी करना था, फुरकान को कत्ल करने का। पर उससे पहले जावेद ने मुझे तलाक दे दी। नूर मेरे पास रहेगी। आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम अपनी इद्दत पूरी करो और जाओ यहां से। वो मेरी जिंदगी थी, पैदा किया था मैंने उसे, और वो 2 मिनट में मुझको अपनी जिंदगी से निकाल रहा था और नूर को मेरी जिंदगी से। तभी मैंने सोचा कि नूर अब एक और बतूल बनेगी, वही वाली जिंदगी जो मैंने जी है वो भी जिएगी। सुतेली माँ उसका वही हश्र करेगी जो मेरा किया। दुनिया भी नूर का वही हश्र करेगी जो मेरा किया। पर मैं मां थी ना, मैं क्यों नूर का वही हश्र होने देती जो बतूल का हुआ। तो बस मैंने जहर लाकर फीडर में डालकर दे दिया।
सर से पैर तक क़यामत तक। कयामत से बड़ा डरना चाहिए। डरता तो हूँ मेरी जान। इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान? जल्दी तो बहुत है। चल तू चल, मुझे अभी थोड़ा वक्त। बस वो पहला कत्ल था ना, उसके बाद फुरकान को मारते हुए तो मुझे छींक भी नहीं आई। माँ अपनी औलाद को कत्ल करते तो ना दुनिया उस पर तरस खाती है, ना वो दुनिया पर। जरिश को क्यों कत्ल किया? कैसे मारा उसे? बड़े सालों बाद दोबारा से घर बनाने लगी थी, नासिर से शादी करके, और फिर बीच में जरिश आ गई। यहां तक तो आ ही गई हूं, अंदर भी आ जा। जरिश को कत्ल करने का इरादा नहीं था मेरा, पर वो खाम का बीच में आ गई। कुछ लोग अपनी मौत को फोन करके या बाकायदा कार्ड लिखकर इनवाइट करते हैं। जरिश भी उन्हीं में से एक थी। मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा, अब मैं आपसे तुम हो गई? वक्त नहीं है मेरे पास, जो कहना है कहो। लेकिन मेरे पास है। चलो बैठ के बात करें। किस बारे में बात? इस बारे में। नासिर की असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही गई है। छोड़ दो उसे। मैं उसे छोड़ू ना छोड़ू, इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मंगेतर है वो मेरा। है नहीं था? था मंगेतर। नासिर के घर में एक कमरा इस्तेमाल होता था, सब मॉडल्स वहाँ पे रहती थी। उस कमरे में कैमरे लगे हुए थे और मॉडल्स की वीडियोस रिकॉर्ड होती थी, जरिश की भी थी। यही सब कुछ मैंने जरिश को बताया। मैं ये चाहती थी कि जरिश का दिल खट्टा हो जाए। ये भी ना सोचा कि प्यार तो अंधा होता है, और जरिश को तो नासिर से प्यार भी नहीं था, जरूरत थी। और जरूरत अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी, सब कुछ होती है। मैं आखिरी दफा आई हूं यहाँ, आइंदा नहीं आऊंगी। तुम नासिर से राब्ता मत करना। तुमने मेरा नमक खाया और मेरे ही घर पे डाका डाल दिया। डाका? कौन सा डाका? प्यार में कोई डाका वाका नहीं होता। अगर नासिर को तुमसे सच्चा प्यार होता तो कभी डाका पड़ने ही ना देता। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। नासिर को मुझसे प्यार था ही नहीं। चलो अब जा ही रही हो तो इस रिलेशन को बुरे नोट पे क्यों खत्म करें? मैं चाय लाती हूँ, मिलके पीते हैं, फिर चले जाना। चाय नहीं पीनी मुझे, मैं बस जा रही हूँ। जूस?
ऑरेंज जूस फेवरेट है ना तुम्हारा? अब इससे मना ना कर, मैं भी लेके आई। 6 साल बाद तीसरा कत्ल करने लगी थी मैं। कत्ल तो कत्ल होता है, ये सब बकवास होती है कि एक कत्ल कर लो तो दूसरे कत्ल पे सोचना नहीं पड़ता। इंसान हर कत्ल पे सोचता है, और सोचता ये है कि इस बार पकड़े जाने के कितने चांसेस हैं। ऑरेंज जूस तुम्हारा फेवरेट। लो ना। मैं फिर भी वही पीऊंगी। तुम्हें क्या लगता है जहर मिलाया मैंने इसमें? मुझे पता था वो यही करेगी। जो चीज मैं उसे दे रही हूँ वो नहीं लेगी, लेकिन जो मेरे पास होगी वो ही चाहिए होगी उसे। कभी कभार ना लालच, हवस, चालाकी बहुत बड़ी बेवकूफी बन जाते हैं। मॉडर्न हूँ, फिल्में मैंने भी बहुत देखी हैं। अच्छा, शादी पे ज़रूर बुलाऊंगी, अगर आना चाहो अगर आना चाहो तो। तो क्या हो? तो क्या हो? यही तो उसका फेवरेट जुमला था। तो क्या हुआ? हर काम करने के बाद वो ठिठाई से कहती थी, तो क्या हुआ? 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 मैंने नासिर से कहा कि जरिश का बैग ले आए। उसने मुझसे बहस की कोशिश की कि जरिश का बैग वहां नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि वो उसके घर में रहती है। तो मैंने उससे कहा, जरिश अपना बैग मंगवा रही है, तुम लेके आओ। उस वक्त तक मैंने नहीं बताया था कि जरिश मर चुकी है। बैग ले आया वो। मैं चाहती थी यहां सारे लोग बैग के साथ उसको देखें, सीसीटीवी कैमरा भी उसको रिकॉर्ड करे। मुझे पता था जरिश अपना फोन साथ लाई है, और पुलिस जब उसे ट्रेस करेगी तो आखिरी लोकेशन मेरे घर की ही आएगी। इसलिए उसका फोन किसी और जगह छोड़ना जरूरी था। तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या हो सकती थी? उस वक्त मुझे जावेद का ख्याल आया। मुझे जावेद का अक्सर ख्याल आता था, ये भी कि उसको जिंदा क्यों छोड़ा। मौका मिला था उसे तंग करने का, तो सोचा ये क्यों जाने दो, कर लिया। मैंने नासिर को कहा कि उसने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उसने वो वीडियोस बनाई थी ना जो उसने देख ली थी।
ठीक किया ना? मैंने नासिर को कहा कि वो उसकी लाश को फ्रीजर से निकाल के बैग में डाल दे। मैं उसको कहीं डंप कर दूंगी। फिर मैं वहां से चली गई। उसने किस तरह से उसकी लाश को बैग में डाला मैं नहीं जानती। मैं ये देख ही नहीं सकती थी। दिल बड़ा नर्म है ना मेरा, इसलिए। असलम को बुला लिया था मैंने सूटकेस बस स्टेशन तक छोड़ के आने के लिए। मैंने उसे कहा था कि बैग छोड़ के आना है। तब तक मैंने उसे ये नहीं कहा था कि उस बैग में एक लाश है। ना ही उसने पूछा, ना ही मैंने बताया। मैं उस बैग को कहीं भी छोड़ सकती थी, कहीं भी फेंक सकती थी। तरस आ गया उस पर। सोचा क्यों ना लाश को उसके शहर भिजवा दूं। यही करने गई थी मैंने सोचा था बस का टिकट लूंगी, बैग बस में चढ़ाऊंगी, फिर आखिरी मिनट पे गायब हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं वहां गई उस दिन तो मुझे पता चला कि साहिवाल जाने वाली बस कैंसिल हो गई। फिर क्या, लाश को वहीं छोड़ आई। टीवी पर उसी रात सूटकेस की लाश की खबरें चलना शुरू हो गई थी। असलम ने उसको पहचान लिया। वो मेरे पास फौरन आया तो मैंने उससे कहा, जरिश को नासिर ने कत्ल किया है और मैं नासिर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए उसको बचाने पे मजबूर हो गई। असलम ने सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरा साथ देने पे मजबूर हो गया। प्यार करता था ना मुझसे, वो भी इतना पुराना प्यार। टीवी पर मैंने भी वो जूते और चादर देखे थे और मेरे लिए ये जरूरी हो गया था कि मैं उन्हें घर से निकाल दूं। इसलिए मैंने वो अलीना को दे दिए। मैं उसे अक्सर अपनी चीजें दे दिया करती थी, लेकिन अलीना ने मुझे तब नहीं बताया कि वो शॉल और जूतों को पहचानती थी। टीवी तो वो भी देखती थी ना। उसके दिल में कोई ना कोई सवाल आया भी था तो उसने मुझसे नहीं पूछा। मुझे ये कभी अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस बाबरा और बतूल दोनों को अलग अलग समझकर कॉलिंग कर रही है। मुझे पुलिस ने खुद छुप जाने का रास्ता दिया। मैं इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए पुलिस स्टेशन आई और वहां से जाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे नासिर को मारना होगा, क्योंकि वो वाहिद था जिससे ये पता था कि कत्ल या खुदकुशी कहां हुई है। पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट किया तो मैंने अलीना के हाथ उसे खाना भेजा। अलीना ने इस बार भी कोई सवाल नहीं किया था, पर नासिर की मौत की खबर टीवी पर चलने के बाद अलीना ने मुझसे सवाल पूछे थे। और मैंने उसे सब बता दिया। वो मुझे अजीम समझती रही, समझी कि मैंने जरिश की मौत का बदला नासिर से ले लिया। वो नासिर जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ऐसी उम्र की लड़कियां ना बड़ी कच्ची होती है। प्यार के नाम पे कोई धोखा, कोई फरेब दे दो। सारा केस टीवी पर चल रहा था। कौन मशकूक है, कौन मुश्तबा, कौन पकड़े जाने वाला है और कौन नहीं।
पुलिस को किसकी तलाश है और कितने सबूत मिल गए, और मैं भी पूरे पाकिस्तान की तरह टीवी तो देखती थी। आइडिया हो गया था मुझे कि मुझे असलम को रास्ते से हटाना होगा। उसको हटाए बगैर मैं बच नहीं सकती थी, और ये कत्ल सबसे मुश्किल था मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता था वो मुझसे सच्चा प्यार करता था। कुत्ते जैसी वफादारी थी उसमें। जब मैं तलाक लेके आई थी ना, ये तरह इस्तेमाल किया था उसने मुझे। बस धुतकारा नहीं था। ऐसे ही की तरह इस्तेमाल करते करते प्यार हो गया था उसको मुझसे। तो मैं भी जो कहती वो करता। बस जवाबन ये कह देती, I love you too। उस दिन जो डोज लेने गई थी ना, वो आपको मारने के लिए नहीं लेके गई थी, अलीना को मारना था मैंने। लेकिन आप बीच में आ गई। मुझे अंदाजा हो गया था आप फारूक तक पहुंच गई हो तो मुझ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे ये भी अंदाजा था आप आओगी मेरे अपार्टमेंट, मेरे फ्लैट में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जब आप आओगी तो अलीना को ले जाओगी और मुझे आपको मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आखिरी बार मैंने आपको मारने की कोशिश की, पीछे ही पड़ गई थी आप। इतनी ज़हीन क्यों हैं आप? ना आप मर्द हैं, ना आप अमेरिका रहती हैं। कौन सा सितारा जुर्रत लेना था आपने? और मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी आप? एक बतूल थी जिसे दुनिया के सामने लेके आना था। आपको पता है, आप मेरा आइडियल थी और मुझे अपने आइडियल से हमेशा नफरत रही है। तो टके के नहीं निकलते बात में। कुछ और पूछना है आपने या मैं सो जाऊं? आप भी सो जाएं, काफी थकी हुई लग रही हैं। ये जो आपके गले पे निशान है ना, मुझे बताएं, मैं क्रीम दूंगी, ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। बाबरा ने एतराफ़ कर लिया। थैंक गॉड। कैसे? आपने कहा था ना, हर मुजरिम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मैंने उसका ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लिया, लेकिन उसके ब्रेकिंग पॉइंट ने मुझे भी तोड़ दिया। टूटा था क्या आईना, लफ्जों से खाली एक कहानी ये कह जाए लम्हों की रवानी, ये लफ्जों से खाली एक कहानी ये कह जाए लम्हों की रवानी। ये डीआईजी साहब और एनआरसी की पूरी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि इतनी शातिर मुल्जिमा को चंद हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत की क़यादत में हम अवामुन नास की सिक्योरिटी के लिए इसी तरह भरपूर जद्दोजहद करते रहेंगे। मैम, क्या हमारी मुल्जिमा से बात हो सकती है?
इस स्टेज पे प्रेस के सामने मुल्जिमा को लाना हम मुनासिब नहीं समझ रहे। हमें उससे और चीज़ों पे तफसीलात लेनी है। जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है हम उसे आपके सामने ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। लेट्स हैव रिफ्रेशमेंट्स और बाकी सारे सवालों के जवाब वहाँ पे देंगे आपको। एंड सारा, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। इट्स माशाल्लाह जॉब वेरी वेल डन। थैंक यू सर। वन सेकेंड प्लीज। हेलो। तुमने तो रातों रात सारा केस हल कर लिया और मैं सोता रह गया। जो सोता है वो खोता है। खोता कौन सा? जो भी हो। मैडम जी, मुबारक हो मैडम जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। हमारी मेहनत इतना रंग ना लाती अगर आप पहले पहचान लेते कि बाबरा और बतूल का एक ही नंबर है। मैडम वो डीएसपी साहब बाबरा को कॉल करते रहे और मैं बतूल को। दर्द की राह गुजर सर्द सी एक लहर। नहीं, नाक इस एरिया से थोड़ी मोटी है, यहाँ से। बच के चलना है राख फैली हुई। That's it. दिखाइए। चुभती है जो गिरचियाँ। टूटा था क्या आईना। देखो, हर मर्डर का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तुमने कातिल तो पकड़ लिया है, लेकिन उसका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं तलाश कर सकी। देखो, खोज लगाओ, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है।